अगर 2026 में आप कंफ्यूज हैं कि यूरोप या यूके में किसको सिलेक्ट करना चाहिए और किस कंट्री में आपके पोस्ट स्टडी सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यूके का और यूरोप का, स्पेशली जब आपकी स्टडीज़ पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आपके लिए वहाँ पे स्टे करने का, सेटलमेंट का सबसे बेस्ट ज़रिया क्या है और किस कंट्री में ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, इसमें आपको मैं वैलिड पॉइंट्स के साथ ये बातें बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको यूके जाना आपके लिए बेहतर है या यूरोप जाना बेहतर है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा हमारी टीम है जहां पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं और हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई बैक करेगी। इसके अलावा आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम इन दोनों ऑप्शंस को वन बाई वन डिस्कस करते हैं और इसमें जो इसके प्लस पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। वीजा रेशो को हम डिस्कस करेंगे, बजट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम यूके की ऑप्शन को देखेंगे कि अगर आप 2026 में स्टडी इन यूके का सोचते हैं तो उसके आपको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूके की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, इंपीरियल कॉलेज लंदन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर हो गई, एडनबरा यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो यूके के अंदर हैं। यूके की डिग्री आपकी वर्ल्ड क्लास जो है वो रिकग्नाइज्ड है। अगर आप स्टेम फील्ड के अंदर जाते हैं जिसमें इंजीनियरिंग है, साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन फील्ड के अंदर आपकी अगर आप डिग्री अपने यूके से करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। यूके का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है? यूके में काफी पॉलिसी चेंजेस आ चुकी हैं और बार बार इस पे वीडियोस भी डाल चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो पीएसडब्ल्यू है वो 18 मंथ पे आ गया है, 24 मंथ से 2 साल से कट ऑफ होके 18 मंथ आपको अब रिक्वायर्ड है। स्टडी पूरी करने के बाद पीएसडब्ल्यू के दौरान आपको टायर 2 स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में वीजा रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये है कि आपको स्पॉन्सर्ड जॉब रिक्वायर्ड है, उस कंपनी की रिक्वायर्ड है जो आपको स्पॉन्सर वीजा दे। उसके लिए शर्त ये है कि उसमें जो सैलरी स्लैब है वो कम से कम 38,000 एनुअल सैलरी हो, 38,000 पाउंड। तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है आपके लिए। कन्वर्जन आप जो पहले स्टूडेंट वीजा से वर्क वीजा में कर लेते थे वहां पे भी बहुत ज्यादा बैरियर्स लग गए हैं। जो आप यूके के लोगों से शादी कर लेते थे उस पर भी काफी ज्यादा बैरियर लग गए हैं। तो व्हाइट पेपर के बाद और इन पॉलिसी चेंजेस के बाद अब यूके में सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल अप्लाई होगा। अगर आपने स्टेम फील्ड्स में वहां पे डिग्री कंप्लीट की है तब आपके चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सके। लेकिन अगर आप सिर्फ यूके गए हैं कि मैं बाहर चला गया हूं तो यूके में अब स्टे करना आपके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन होता जा रहा है। आप असाइलम क्लेम करते थे उस पर भी बहुत ज्यादा फौरी आपकी जो है वो रिजेक्शंस आ रही है आपके केसेस पे। आपका वीजा कन्वर्ट नहीं हो रहा और अल्टीमेटली हालात से तंग आके आपको वापस आना पड़ रहा है। अब इसके कंपैरिजन में हम जाते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहां पे आपके पास पोस्ट सेटलमेंट चांसेस काफी ज्यादा हैं यूके के लिहाज से। फॉर एग्जांपल जर्मनी की बात करें तो ये आपको तकरीबन 18 माह का पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा देता है। फ्रांस आपको एक्सटेंशन देता है, लिथुआनिया आपको एक्सटेंशन देता है। हर यूरोपियन कंट्री मिनिमम आपको 1 साल की जॉब एक्सटेंशन के लिए जो है वो जॉब सर्च के लिए आपको जो है वो एक्सटेंशन देता है अपने रेजिडेंट परमिट में। अब ये काफी हद तक फैसिलिटेटेड है, कैसे वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें, अगर हम इसको कंपैरिजन करें यूके से तो यूके में आपको एक खास स्लैब की जॉब चाहिए जिसके बाद आप जो है वो स्पॉन्सर्ड वीजा पे कन्वर्ट होंगे। यूरोप के अंदर आप अगर आपने लीगल स्टे पूरा कर लिया, आपने 5 साल जो है वो वहां पे लीगल स्टे कर लिया तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। ये यूरोप का लॉ है। अब यहाँ पे अगर आपको डिग्री के बाद कोई रेलेवेंट जॉब नहीं मिलती और आप इररेलेवेंट जॉब, फॉर एग्जांपल आप हेल्पर लग गए, आप लॉजिस्टिक्स में लग गए, आप किसी भी शॉप पे, फूड रेस्टोरेंट पे वेटर लग गए, आप किचन हेल्पर लग गए, तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा। तो आपकी जो स्टूडेंट वीजा कैटेगरी है या स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट है ये एम्प्लॉयर के जॉब ऑफर लेटर की बेस पे वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, आपने एक कंट्री में डिग्री पूरी की है, आप किसी भी और कंट्री के अंदर जा सकते हैं, वहां पे जाके जॉब कर सकते हैं, वहां पे
रह सकते हैं। 5 साल आपने पूरे यूरोप में कहीं पे भी लीगल स्टे जिसमें आप डॉक्यूमेंटेड हो, जिसमें आपने कोई रूल ना ब्रेक किया हो, आप लीगली वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो वो आपके जो है वो पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। तो अब मैंने आपको 2 ऑप्शंस बता दी, यूके की और यूरोप की। अब हम जाते हैं कि वीज़ा रेशो और कॉस्ट ब्रेकडाउन में क्या फ़र्क है यूके और यूरोप के हवाले से। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके में आपकी जो एवरेज फ़ीस है 1 साल की, वो तकरीबन 12,000 पाउंड से लेके 15-16,000 पाउंड पर ईयर है। ये वो फ़ीस है जो आपने हर सूरत पे करनी है। इसके मुकाबले में अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे आपकी पर ईयर जो फ़ीस है वो वेरी करती है। मिनिमम आपको फ़ीस 2,000 यूरो, 1,000 यूरो भी कुछ कंट्रीज़ में मिल जाती है और मैक्सिमम की तरफ जाएँ तो वो 7,000 यूरो तक जाती है, 7 या 8,000 यूरो। अब यूरो का वैसे ही रेट पाउंड से कम है। पाउंड पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 372 रुपए का है और यूरो इस टाइम पे कोई 300-250 रुपए का है, जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली है यूरोप इन टर्म्स ऑफ लिविंग कॉस्ट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा जर्मनी में स्टूडेंट रहता है तो उसकी पर मंथ इंक्लूडिंग हाउस रेंट, इंक्लूडिंग उसकी ग्रॉसरीज, इंक्लूडिंग फूड, उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 700 से 800 यूरो है। और यही कॉस्ट अगर कोई बंदा यूके में रहता है तो कम से कम 400 से 500 पाउंड उसका जो है वो लिविंग एक्सपेंस है इन टर्म्स ऑफ हाउस रेंट। बहुत ज़्यादा वहाँ पे किराए हैं और इसके अलावा खाना पीना है, तो उसका जो कम से कम जो लिविंग एक्सपेंस है एक स्टूडेंट का यूके के अंदर वो 900 से 1000 पाउंड है। अब ये बहुत बड़ा गैप है कि अगर आपके पास आपने फ़ीस भी पे करनी है, आपने अपना घर का रेंट भी निकालना है, आपने अपनी लिविंग को भी पूरा करना है, तो यूके में आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अगेंस्ट अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे आपकी क्योंकि फ़ीस आप ऑलरेडी 1 साल की यहाँ से पे करके गए हुए होते हैं और वहाँ पे आपने सिर्फ अपने लिविंग को मैनेज करना है, तो उस दौरान में आप अपनी रिमेनिंग फ़ीस को भी ईजिली मैनेज कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब हम बात करते हैं वीज़ा रेशो की। देखिए यूके में बहुत अच्छी वीज़ा रेशो रही है पाकिस्तान से, तकरीबन 100% इसको बोल सकते थे। आप गली मोहल्ले से कोई बंदा चल रहा है, जा रहा है, उसका बाजू पकड़ के ले आए, उसने बस एजुकेशन पूरी की हुई हो, उसके जो भी ग्रेड्स हैं उसका यूके की यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाएं और यूके का वीज़ा ले लें विदाउट इंटरव्यू, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। लोगों के 100% वीज़े लगे हैं। 2024 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आई, 2025 में इन्होंने वीज़ा इंटरव्यूज़ मैसिवली स्टार्ट किए, तो अभी भी यूके की वीज़ा रेशो मोर देन 95% है। 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 95 का वीज़ा लगता है। इसके अगेंस्ट अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। यूरोप में अगर आपने अच्छे कंट्री को सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल जर्मनी को सिलेक्ट कर लिया, आपने स्वीडन को सिलेक्ट कर लिया, आपने लिथुआनिया को सिलेक्ट कर लिया, लैटविया को सिलेक्ट कर लिया, तो फिनलैंड को सिलेक्ट कर लिया, बेल्जियम को सिलेक्ट कर लिया, तो आपकी वीज़ा रेशो मोर देन रियल ग्राउंड्स पे मोर देन 95% है। और अगर आपने किसी बैड कंट्री को सिलेक्ट कर लिया जिसकी वीज़ा रेशो, वीज़ा अपॉइंटमेंट या एम्बेसी रिस्पांस में प्रॉब्लम है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी यूरोप बिल्कुल भी आपके लिए फिट नहीं है। वीज़ा अपॉइंटमेंट इटली की नहीं मिलेगी, ग्रीस की नहीं मिलेगी आपको, वीज़ा रेशो बहुत बुरी पोलैंड की है, वीज़ा रेशो बहुत बुरी आपको पुर्तगाल की है, ग्रीस की है, फिर आपकी एम्बेसी का जो डिलेड रिस्पांस है वो स्पेन के हवाले से बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो है वो इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि किस कंट्री का आपने यूरोप का वीज़ा प्रोसेस करवाना है। तो अब आपने दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन में देख लिया कि यूके में ये प्लस पॉइंट ज़रूर है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन वीज़े के बाद का जो सीन है कि वहाँ पे स्टे कैसे करना है, उसमें यूरोप हमेशा से जीत रहा है। अब जो लास्ट और फाइनल टेक होम मैसेज है और आपके डिसीजन है कि आपने किस कंट्री को चूज़ करना है, तो उसमें सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करें। अगर आप यहाँ पे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, आपकी 3.5 से अबव सीजीपीए रही है, आपका स्टडी गैप नहीं है, आपके थ्रू आउट ए ग्रेड्स हैं और आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और आप स्टेम फील्ड्स में जाना चाहते हैं, आपको बजट में इतनी तंगी नहीं है, तो आपको यूके को चूज़ करना चाहिए। सिंपली यूके में बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, अपने रेलिवेंट फील्ड को चूज़ करें, अच्छी डिग्री प्रोग्राम्स को, फ्यूचर सब्जेक्ट्स को चूज़ करें, तो यूके की डिग्री आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, आपको कंपटीशन बेस्ड पे वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत एक्सेप्शनल है और आप स्कॉलरशिप्स पे जाना चाहते हैं और आपके पास खर्चा नहीं है, बजट नहीं है, तो फिर आप यूरोप को चूज़ करें। ये हैं वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो 3.5 से अबव सीजीपीए वाले हैं। इसमें पैसे वाले हैं और ब्रिलियंट हैं जो स्कॉलरशिप्स पे जाना चाहते हैं। यूरोप में स्कॉलरशिप ज़्यादा है। और दूसरी कैटेगरी है जो सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपके पास पैसा है तो आप फिर भी यूके को चूज़ कर सकते हैं। अगर
आप एवरेज स्टूडेंट और आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी यूके को ना सोचें, आप यूरोप का प्रोसेस करवाएं। 20 से 25 लाख इसकी कॉस्ट आती है। पोस्ट स्टडी सेटलमेंट के हवाले से सिंपल एक बात आपको बता दूं कि जो बच्चा भी यूरोप जाता है, जो बच्चा भी लीगल वे से यूरोप जाता है, वो वापस नहीं आता। वो किसी ना किसी फॉर्म में धक्के खा के जलील होके बड़े ईजिली वहाँ पे सेटल हो जाता है और वो जॉब भी ढूंढ लेता है, लीगल स्टे भी मिल जाता है, उसको पीआर भी मिल जाती है। यूके में स्पेशली बैचलर में आपको जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप अपनी फीसें पूरी नहीं कर सकते, आप अपना आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एक कंपैरिजन कर दिया है कि आपको यूके चूज़ करना है या यूरोप चूज़ करना है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर सेटलमेंट, या आपने किस कंट्री में जाना है। थैंक यू सो मच।